लेकिन इस बाजार में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? एबेकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं हमसे, उनसे बात करेंगे। अमन जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें इस मार्केट में, क्योंकि ये ग्लोबल लेट गिरावट उस समय आई जब हम अपनी खुद की गलतियों से उबर रहे थे, या कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी कि पिछला अर्निंग सीजन ठीक ठाक था, मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी लौट रही थी, मिड कैप स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया था वापस। उस बीच में ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेट गिरावट आई। आप इस एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे नेविगेट करेंगे? फिलहाल तो कोई बड़ा कॉल हम नहीं ले रहे हैं, ना कोई बड़ा बाइंग या कोई बड़ी सेलिंग कर रहे हैं। हम्म। ऐसे गिरावटें पहले भी देखी थी, लास्ट ईयर भी देखी थी जब टैरिफ का इश्यू हुआ था, उसके पहले जब रशिया वॉर हुआ था, उसके पहले भी देखा है। और हमारा ये मानना है कि एक्सट्रीम जब पैनिक होता है, तब कुछ नहीं करना चाहिए। मार्केट एक बार सेटल हो जाए, फिर जो भी लेवल हो, तो उसी लेवल पे फिर ध्यान देके काम करना चाहिए, ना कि रिएक्शन या रिस्पॉन्स में काम करें। क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किसी को नहीं पता है, राइट? ये तेल का भाव $100 क्रॉस होगा, ये भी किसी को नहीं पता था। कोई ये चीज़ मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हो गया, राइट? तो वैसे ही कल जाके कल क्या होगा पता नहीं है। और इसी अनसर्टेनिटी के रीज़न से आज कोई बड़ी बाइंग नहीं है मार्केट में, और इसलिए मार्केट वीक भी है। बट ये शेयर बाज़ार है, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही इसका व्यवहार है, और उस हिसाब से हम तो फिलहाल मेजर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। मेजर एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो इस समय लॉस पर बैठे हैं, वो क्या करें? क्या एवरेजिंग करें, या इस समय बस थोड़ा सा भले ही नया ना लें लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को अभी ना लिक्विडेट करें? एक ब्रॉडर उनके लिए क्या व्यू रहेगा? अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास कोई शेयर है जो आपने ट्रेड के हिसाब से लिया था, कोई शेयर है जो किसी के बोलने से लिया था, जिस पे आपको कन्विक्शन कम है या आपको आइडिया कम है, वो डेफिनिटली नहीं ओन करना चाहिए। जो भी प्राइस हो, मेरे हिसाब से एक बार वो सब स्टॉक से तो एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट स्टेप आपको अभी सेक्टोरल प्रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अब आईटी है, पिछले कई महीनों से आईटी नहीं चला है, आगे जाके आईटी नहीं चलेगा। मार्केट यहाँ से 10% बढ़ गया, आईटी हो सकता है कि 7, 8, 10% बढ़ भी जाए, लेकिन दूसरे सेक्टर पे आपको 15-20% रिटर्न देंगे। यहाँ से मार्केट गिर गया तो हो सकता है आईटी कम गिरे, लेकिन हम इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर बढ़े, तो उस हिसाब से आईटी पे आपका प्रेफरेंस कम होना चाहिए, फार्मा पे प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए। जो भी कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ है इस ऑयल का या यूएस टैरिफ का, उनको बेनिफिट होगा, तो वो सब सेक्टर्स में आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, ना कि कोई दूसरे सेक्टर्स में। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जहां पे भी आपको लगे आपका सेक्टर विल नॉट बी द फर्स्ट वन, जो जिसमें पहले उछाल नहीं आएगा, जिसमें पहले बेनिफिट नहीं आएगा, वो सेक्टर से निकल के आपको दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा अमन जी, आज प्राइस वाइज जो बाजार कर रहा है, व्हेन क्रूड इज ऑलमोस्ट एट 110 120 ट्रैजेक्टरी, निफ्टी कोलैप्स हुआ, इवन निफ्टी बैंक कोलैप्स करा। बाजार ने अपने आप को टेक्टिकली थोड़ा सा फार्मा की तरफ शिफ्ट किया है, हॉस्पिटल स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट किया है। इस थीम पर आपका व्यू क्या है? हॉस्पिटल, फार्मा, हेल्थ केयर और इनफैक्ट निफ्टी फार्मा पर? हमारा फार्मा भी पॉजिटिव है काफ़ी महीनों से, ना कि खाली इस इवेंट की वजह से। ये व्यू इसलिए था क्योंकि जो भी डिफेंसिव सेक्टर्स है, कंज्यूमर है, जो कि महँगा है, दूसरा आईटी था, जहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, इनफैक्ट नेट-नेट लॉस ही हुआ है, बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल रीज़न्स, एआई के रीज़न से। तो जो भी एक सेफ इन्वेस्टर है, उसका रुझान फार्मा की तरफ ही जाएगा, ये हमारी राय थी, ये हमारा मानना था, और वो अभी दिख भी रहा है होते हुए कि आज के मार्केट में फार्मा फ्लैट है, फ्लैट या मार्जिनली पॉजिटिव है। तो ये जो ट्रेंड है, मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा। जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तब तक फार्मा सेफ रहेगा। और फार्मा का दूसरा ये है कि उसको भी करेंसी से बेनिफिट होता है, राइट? सो आज रुपये हम देख रहे हैं 92 प्लस है, ऑलमोस्ट 92 हाफ जैसा लेवल्स आ गया है। तो फार्मा एक सेक्टर है जिसमें क्लियर बेनिफिट दिखता है। तो उस हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि फार्मा अगर किसी के पास है तो होल्ड करें, नहीं है तो डेफिनिटली ये एक सेक्टर में आपका एक्सपोज़र होना चाहिए। ओके, फार्मा में काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि ऐसे मार्केट में भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अमन चौहान जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ सर। ब्रेंट क्रूड, हालांकि आपने कहा कि यहाँ से क्या होगा अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उछाल हमने देखा पिछले 2 दिनों में, फ्राइडे हम कहाँ छोड़ के गए थे और सैटरडे संडे कुछ और ही हो गया। और 1970s जब हम हिस्टोरिकल डेटा भी ट्रैक कर रहे हैं तो हमने 300% तक की रैली देखी है।
तो यहाँ से आप क्रूड को कैसे देख रहे हैं और क्या अब इसको प्ले करना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक, एचपीसीएल बीपीसीएल पे थोड़ा नेगेटिव हो जाए, जहाँ पे थोड़ा फायदा है ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसे वहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, कैसे प्ले करें इसको, या फिर अभी टोटली अवॉइड करना चाहिए, आपकी राय? मैं तो अवॉइड करूंगा, बिकॉज आज जो हम क्रूड की बात करें भी स्पॉट का क्रूड है। अगर आप फ्यूचर का क्रूड देखें तो $80-85 ही है, 100, 110, $120 नहीं है। तो स्पॉट हो सकता है कल वापस 115 हो जाए या वापस 100 या 99 हो जाए, हो सकता है। बट स्पॉट में मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स नहीं होते। सब जो भी कंपनीज बाय और सेलर है, सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्रूड की ट्रेडिंग होती है। बट सेंटिमेंट वाइज सब स्पॉट का भाव ही देखते हैं, जो आज आपने 115 देखा और अभी 110 के नीचे है। सो बहुत मुश्किल होगा क्रूड पे कॉल लेना नियर टर्म में, और इसलिए मैं तो कंप्लीटली अवॉइड करूंगा कोई भी क्रूड बेस्ड व्यू लेने के लिए। और स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि क्रूड की सेंसिटिविटी भारत के बाजार के लिए सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा हमारा इंपोर्टेबल क्रूड है, राइट? तो दूसरे मार्केट्स के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना भारत का ही है। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव है, एंड हेंस इस लेवल पे तो कुछ नहीं करेंगे। ओके। एक स्पेस जहां पर थोड़ी सी रैली बनी थी वो थी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस और उससे रिलेटेड कुछ ईएमएस स्टॉक्स, लेकिन ऑफ लेट वहां पर भी ऑब्वियसली ये सब वॉर के उसमें इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पर, लेकिन एज अ स्पेस यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव हैं क्या? डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जो पिछले साल आईटी कट्स, जीएसटी कट्स प्लस एसी का सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, वो सब कुछ लोअर बेस पे इस साल अच्छा होने वाला था और दिख भी रहा था। अगर आप मंथली नंबर्स देखें, अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखें, तो इम्प्रूवमेंट क्लियरली नजर आ रही थी, और इस स्पेस पे हम तो काफी पॉजिटिव है। हाँ, एक नियर टर्म हिकअप हुआ है। इन हाइंडसाइट हो सकता है कि ये अपने लिए फायदेमंद भी हो, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वॉर बहुत लंबा चलेगा। आज की तारीख में तो हम यही मान के चल रहे हैं। अगर ये मान के चले कि ये वॉर और 6 महीने चलेगी, तो कुछ भी और नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि भाई वॉर ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और उसके बाद कौन-सा सेक्टर है जो रिलेटिवली बेनिफिट करेगा, जहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी बेटर है। उस हिसाब से ईएमएस डेफिनिटली देखना चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर भी मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव लगता है। वो उसमें भी मेरे हिसाब से निवेश तो बनता है। वाकई अमन जी, जो आपने पहला ऑप्शन दिया ना, एक हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगी, वही अच्छा है ना हम सबके लिए। अच्छा, एक और सेगमेंट एक और सेगमेंट की बात करते खत्म तो हैं नहीं यहाँ होगा, पर। सीज़ फायर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इवेंट हो सकता है, खत्म हो नहीं हो किसी को नहीं पता है, बट एटलीस्ट सीज़ फायर करके बातचीत भी चालू कर दे तो मार्केट के लिए काफ़ी होगा। सीज फायर, चलिए इसको अब आपने और एक अच्छा शब्द दिया। अच्छा, एक दो थीम और जिसमें शायद बाजार थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहा है इस वक्त। आप पावर थीम को देखिए, इनफैक्ट एनटीपीसी को देखिए, टाटा पावर को देखिए, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप कोल इंडिया को भी देखिए, अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस बार। पावर स्टॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस बिहेवियर है इस बार, और समर सीजन में हम जंप करने वाले भी हैं। आपका टेक पावर स्पेस पे क्या है इस वक्त? रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेंगे। सो अगर आपके पास दूसरे वोलेटाइल सेक्टर्स के सामने एनटीपीसी और ये सब सेक्टर्स जो हैं वो रिलेट, क्योंकि ये भी सब डिफेंसिव सेक्टर्स में आते हैं, तो जब मार्केट का माहौल डाउन होता है और जिस फंड्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिप्लॉय करना, जो कैश होल्ड नहीं कर सकते, उन्हें डिफेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें डेफिनेटली पावर सेक्टर आता है। और ओवरऑल पिछले काफी महीनों से एक ये भी माहौल ग्लोबली है, नॉट जस्ट इन इंडिया, कि जो डेटा सेंटर रिलेटेड पावर डिमांड है वो बढ़ने वाला है, और उस पावर डिमांड के लिए पावर केपेक्स इज गोइंग टू बी बैक। नए पावर प्लांट्स आएंगे, सोलर और रिन्यूएबल्स तो है ही, बट जो आपके जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पावर्स हैं, जैसे कोल, जिसका बेनिफिट कोल इंडिया को भी होगा, एनटीपीसी को भी होगा, भेल को भी होगा, जैसी कंपनीज को होगा, वो सब में काफी इंटरेस्ट आया है बिकॉज ऑफ दिस। सो दोनों फैक्टर्स हैं, डिफेंसिव भी है, डिमांड अपस्विंग भी है, प्लस एज आपने बताया समर सीजन एंटर कर रहे हैं, विच इज अ पीक सीजन फॉर पावर डिमांड। सो ओवरऑल रिलेटिवली मुझे लगता है ये पावर सेक्टर से पॉजिटिव रहेगा। ओके, पावर सेक्टर पॉजिटिव है। इनफैक्ट वॉर के बाद से सबसे कम सेक्टर जिसमें थोड़ा कम डेंट पड़ा है वो पावर स्पेस ही है। अमन जी, एक और स्टॉक जो आज चल रहा है खराब मार्केट में, दैट इज एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, और मैं देख रही थी डी मार्ट में स्ट्रेंथ है, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट के नतीजे भी ठीक ठाक थे। तो ये रिटेल स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या है? हमारा काफी पॉजिटिव व्यू नहीं है। कंपनीज अच्छी है, बिजनेस ठीक है, कंज्यूमर सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, पर ये स्टॉक्स महंगे हैं। जो जो हम वैल्यू कॉन्शियस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उस हिसाब से ये स्टॉक्स में जो ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके सामने जो पी मल्टीपल्स है वो हमें बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो कंपनीज पसंद है, स्पेस पसंद है, बट पोर्टफोलियो में एक्सपोजर नहीं है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन।
ओके अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपने अपनी खुल के राय, खुल कर मत अपना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।